बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ। आज मैं पर्टिकुलरली जो PYQs लाई हूँ वो आपके वी विल कवर द एंटायर यूनिट, एंटायर 10 यूनिट PYQs। आपको हर एक यूनिट ट्रैवलेंट टॉपिक से रिलेटेड ऑप्ट करके प्रेजेंट वाली हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से पर्टिकुलर राइटर, कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन हैव हियर इज, तो ये हमारा ड्रामा यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड, ड्रामा से हमारा ये क्वेश्चन है, जिसमें एरिस्टोफेंस, एरिस्टोफेंस इज बेसिकली हम कंसिडर करें वन अमंग फर्स्ट और वन अमंग फाइनेस्ट कॉमेडी राइटर्स, कॉमेडियन कॉमेडी राइट ऑफ ग्रीक एरा। तो ग्रीक लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ, ड्रामेटिस्ट में एरिस्टोफेंस का नाम एज ए कॉमिक राइटर, एज ए कॉमिक प्ले राइट आता है। उस टाइम पे वाइल एरिस्टोटल राइटर्स लाइक्स ऑफ देन एरिस्टोफेंस, जैसे राइटर्स एरिस्टोफेंस वन अमंग दैम, जो कॉमिक प्ले थे। एक्सेप्ट एरिस्टोफेंस आपको कोई और कॉमिक राइटर या ड्रामेटिस्ट मिलेगा। So the question which we had here is from his one among the question is, which among the following plays by Aristophanes is an attack on modern education and moral as important and taught by the radical intellectuals known as। ये जो ड्रामा है सोफिस्ट कंप्लीट और डायरेक्ट एक अटैक है और एक सटायर है अपॉन सोक्रेटिस। सोक्रेटिस टाइम के इंटेलेक्चुअल के, फिलोसफी के, वन अमंग द मोरालिटीज की बात करते, एजुकेशन से बात करते, लॉजिक्स पे बात करते थे, हर किसी क्वेश्चन पुट करते थे। वहीं पे एरिस्टोटल कैरेक्टर एज ए कैरिकेचर क्या है, उनके कैरेक्टर को यहाँ पे क्रिटिक किया गया है। एक डायरेक्ट सटायर है, कॉमिक सटायर है, सोफिस्ट भी कहा जाता है। तो जितने भी एजुकेशन पार्ट की जाती है, एंड दीज आर द इम्पार्टेड एंड टॉट बाय द रेडिकल इंटेलेक्चुअल। जो भी रेडिकल इंटेलेक्चुअल वो मोरालिटी एजुकेशन की बात करते हैं डायरेक्ट। हमारे पास ये चारों ऑप्शन, ऑल दीज आर रिटन बाय एरिस्टोफेंस। तो अगर ड्रामेटिस्ट ड्रामा से रिलेटेड मैच द फॉलोइंग, तो अगर कोई भी ड्रामा का नाम आ जाए और साथ में एरिस्टोफेंस, कैन मैच दैट करेक्ट विद द ऑप्शन एरिस्टोफेंस, राइट। यहाँ पे हमारे पास चारों ऑप्शन, वेस्प है, कैरेनियन, क्लाउड्स हैं और नाइट्स है। ऑल दी ड्रामाज आर रिटन बाय एरिस्टोफेंस। चारों ही कॉमिक एलिमेंट हैं, चारों में ही आपको कॉमिक सटायर्स देख। द डायरेक्ट आंसर ऑफ दिस क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स इज बाय एरिस्टोफेंस एक्चुअल रियलिस्ट अटैक कर रहा है, कि उस टाइम पे इम्पार्ट करने एजुकेशन कर रहे थे। तो वो यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है क्लाउड। अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, अब जरूरी नहीं है क्या है आपका क्वेश्चन इस बार वेस्ट का है, कैनियन आ सकता है, सो ड्रामा से आ सकता है, या फिर किसी चीज से आ सकता है, राइट। यहाँ पे दिस जस्ट एन ड्रामेटिक क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन योर क्वेश्चन इज, सोफोक्लीज का पे एरिस्टो कंटेम्परेरी ड्रामेटिस्ट है, बट ही राइट ट्रेजेडी, ट्रेजेडी। यहाँ पे इडिपस रेक्स ट्रेजेडी इम्पोर्टेंट ये हो जाती है, क्योंकि एरिस्टोटल ने इसको एज एन एग्जाम्पल, ट्रेजेडी अगर हो तो इडिपस रेक्स के जैसे हो, मेजर एग्जाम्पल हो, और तब से इम्पोर्टेंट हो पॉइंट ऑफ। अगर हम सॉरी क्रिटिक बात करेंगे, तब भी ये ड्रामा बहुत
है। यहाँ पे वो पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है एडिपस रेक्स ऑफ थीब, जिसका नाम है लायस, की डेथ के बारे में पूछा गया है कि कैसे हुई। Exactly, Oedipus Rex is the story of King Oedipus. ठीक है, तो Oedipus was the son of King Laius and Jocasta, who was the ruler of Thebes. जब Oedipus पैदा होता है उस क्या जाता है that this Oedipus will definitely marry, kill his father. ये चीज Laius होता है the king of Thebes, वो अपने ही spell करने, और वो क्या करता है इंस्टेड ऑफ शिफ्ट कर देता है या फेंक देता है और कीप हिम इन द बॉक्स, और किंग बाउंड्री पे ले जाके रख देता है। होता द किंग ऑफ द, जहाँ पे जिस बाउंड्री में रखा होता है Oedipus को बास्केट, जब वो तो वहाँ का जो किंग है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। दैट किंग हैविंग एनी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, वहाँ पे भी होता है, बड़ा होता है, ब्रेव वालरस, वहाँ पे वो बड़ा होता है, ग्रो अप होता है। अब जो प्रेडिक्शन है, जो फ्यूचर प्रेडिक्शन वहाँ का जो है वो है एडिपस को दैट यू आर गोइंग टू योर ओन फादर, को लगता है दैट दीज पीपल आर माय मदर एंड फादर, तो क्या करता है प्रोफेसी से बचने के लिए अपने मदर और फादर। अब यहाँ पे आयरनी, यहाँ से वो शादी करने, फादर को मारने से बच, तो डेस्टिनी ऑन कर रही, जब वो अपने किंगडम को, अपने जो भी फादर एट दैट टाइम, वो एक प्लेस को क्रॉस करता है जो एग्जैक्टली लायस जो है डेल्फी से इसकी तरफ आ रहे होते, डेल्फी ही माइट बी, वहीं से आप देख सकते हैं Oedipus भी लौट रहा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब किंग लायस और इधर से Oedipus बोथ आर कमिंग फ्रॉम डेल्फी, दोनों ही डेल्फी से लौट रहे हैं टूवर्ड्स थीबीज। हालांकि Oedipus का टारगेटेड जो डेस्टिनेशन है दैट इज नॉट थीबीज, पर यहाँ पे कोइंसिडेंटली जब डेल्फी से थीबीज की तरफ लायस लौट रहा होता है और इधर से Oedipus भी लौट रहा होता है, तो इन देयर क्रॉस रोड, जब वो क्रॉस रोड आती है एट दैट टाइम, इधर है किंग लायस द फादर, द किंग ऑफ द थीबीज, एंड इधर है Oedipus द सन ऑफ किंग लायस। तो दोनों को ही नहीं पता दैट वी बोथ आर फादर एंड सन टू ईच अदर, दोनों ही ने ही नहीं देखा था सिंस, क्योंकि जब उसको वहाँ से थ्रू आउट एक्सपेल किया गया था फ्रॉम दी, नॉट एक्सपेल इज नॉट द राइट वर्ड, बट जब हम बोल सकते हैं बाय फोर्स, जब किंग लायस को Oedipus को वहाँ से भेजना पड़ा था, दैट टाइम ही वाज जस्ट एन इन्फेंट, तो डेफिनेटली शक्ल बदलती है, पहचान नहीं पाते चाहे कितना एक्सपर्टी हो। तो यहाँ पे एक तरफ किंग लायस है, दूसरी तरफ Oedipus है, दोनों के बीच में क्योस हो जाता है, एंड हियर द प्रोफेसी कम्स ट्रू, जब Oedipus जो है अपने फादर को मार देता है, किंग लायस को, Oedipus को लास्ट तक नहीं पता चलता दैट ही own father to whom I killed, and later on coincidentally he landed up in his own kingdom, kingdom Thebes, वहाँ पे वो जाके जोकास्टा से शादी कर लेता है, because earlier that was a rule कि अगर किसी किंगडम के किंग को अगर कोई मार देता है और कॉन्कॉर कर लेता है अगेंस्ट द किंग, तो डेफिनेटली द क्वीन और द डॉटर्स ऑफ द किंग वुड गो टू द पर्सन हु कॉन्कॉर्ड। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है एग्जैक्टली कि यहाँ किंग लायस की जो डेथ है वो किस तरीके कहाँ पे हुई थी। तो जैसे कि मैंने बताया एट द क्रॉस रोड एज ही रिटर्न फ्रॉम डेल्फी, तो डेल्फी से जब वापस लौट रहा था तो क्रॉस रोड्स पे उसकी डेथ हुई थी। द रेस्ट आंसर आर नॉट करेक्ट, ठीक है। सो क्रॉस रोड ध्यान रखना है आपको, एट द क्रॉस रोड एज ही रिटर्न फ्रॉम डेल्फी, जब वो डेल्फी से लौट रहा था एट दैट टाइम ही डाइड। जोकास्टा से उसकी शादी हो जाती है, विच मीन्स ही मैरिड टू हिज ओन मदर। दिस कॉम्प्लेक्स वाइल अ मदर
and a son is very close to each other. This complex is called Oedipus complex. Oedipus complex का formula यहीं से आता है, जहाँ पे son is considered to be more infatuated toward his mother, towards his mother. और अगर father और daughter, क्योंकि daughter का infatuation usually consider किया जाता है with father, तो this is what we call Electra complex. ठीक है, तो यहाँ से ये concept आता है Oedipus complex का. नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन, तो ये दोनों ही ग्रीक ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन इज हु इज कंसिडर्ड एज अ लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी. ग्रीक ड्रामास के बाद में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट का एक ग्रुप आता है, दैट इज यूनिवर्सिटी विट्स. यूनिवर्सिटी विट्स में वो राइटर्स या वो ड्रामेटिस्ट आते हैं जो कि ईदर बिलोंग टू दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और टू दी Cambridge University, and these all writers belong to the Elizabethan era, Elizabethan and Jacobean era. तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं. इनमें पर्टिकुलर जो राइटर्स आते हैं आपके क्रिस्टोफर मार्लोव, जो कि वन अमंग द फेमस राइटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, जिसमें जॉन लाइली है, जॉन पिली है, जॉर्ज थॉमस ग्रीन इज देयर, टॉमस नैश इज देयर. तो ये सारे हमारे पास राइटर्स है. टॉमस किड इज समटाइम्स कंसिडर्ड इन यूनिवर्सिटी विट्स और समटाइम्स नॉट, बिकॉज ही इज neither from Oxford nor from Cambridge University, but he was a scholar. तो कभी कभी इनको ऐड कर लिया जाता है, कभी कभी नहीं किया जाता है. इन टोटल 7 ड्रामेटिस्ट आर देयर इन यूनिवर्सिटी विट्स, इंक्लूडिंग टॉमस किड. और टॉमस किड को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो 6 ड्रामेटिस्ट आर देयर. तो हमें बताना ये है कि इसके लीडर कौन थे. अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कंट्रोवर्शियल है. क्यों? क्योंकि देखो, क्रिस्टोफर मार्लोव इज कंसिडर्ड वन अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम. उन सब में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और बेस्ट जो ड्रामेटिस्ट थे, ही इज़ क्रिस्टोफर मार्लोव. क्रिस्टोफर मार्लोव की ट्रेजेडीज बहुत फेमस है. उनकी एक एपिक पोइम भी थी, दैट इज हीरो इन लिएंडर, व्हिच वाज लेटर कंप्लीटेड बाय टॉमस नैश. ठीक है, तो उनके बहुत सारे ड्रामाज हैं, जैसे डाइडो क्वीन ऑफ कार्थेज, टैम्बल इन द ग्रेट, Jew of Malta is there, Dr. Faustus is there. ठीक है, तो बहुत सारे ड्रामाज इन्होंने लिखे और सबसे बेस्ट ड्रामाज, बेस्ट ट्रेजेडीज ही उनकी ही आती है. तो क्रिस्टोफर मार्लोव लीडिंग फिगर है, बट हु कैन बी द लीडर? तो माना जाता है, सम पीपल आंसर दिस क्वेश्चन, रॉबर्ट ग्रीन. रॉबर्ट ग्रीन इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी है कि क्रिस्टोफर मार्लोव को कंसिडर किया जाता है. वैसे तो ये सारे ही जो सातों के सातों ड्रामेटिस्ट हैं, ये सातों ही लीडिंग थे उस टाइम पे. दैट्स व्हाई दीज पीपल वर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स, राइट. तो रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मार्लोव में देयर इज अ कंट्रोवर्सी, राइट. अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, यू कैन आंसर इट ईदर रॉबर्ट ग्रीन, या तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा दैट ए और बी और डी, या फिर ए और बी. इस तरीके से आपके पास मैचिंग क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंबाइन में आप आंसर दे सकते हैं. But the direct answer of this question can be Robert Greene, right? And Christopher Marlowe is also correct. तो यूनिवर्सिटी विट्स से, अब जैसे कि आपने देखा, यूनिवर्सिटी विट्स से अब किसी भी ड्रामेटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. जैसे जॉन लाइली थे. जॉन लाइली ने कभी ट्रेजेडी नहीं लिखा, ही यूज्ड टू राइट कॉमेडीज ओनली. और क्रिस्टोफर मार्लोव ने ट्रेजेडीज ही लिखी है, दो ही ट्राइड हिज हैंड्स ऑन कॉमेडीज, बट इट वाज जस्ट अ फेलियर, राइट. रॉबर्ट ग्रीन ने भी अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, और विलियम शेक्सपियर ने इन सातों यूनिवर्सिटी विट्स का एक एक, जो हम बोल सकते हैं, एलिमेंट अपने ड्रामाज में ऑप्ट किया है. क्रिस्टोफर मार्लोव से ट्रेजेडीज को ऑप्ट किया है. जॉन लाइली से उन्होंने बेसिक हम बोल सकते हैं कॉमिक एलिमेंट्स जो उन्होंने ड्रामाज में डाले हैं, वो जॉन लाइली से इंस्पायर्ड थे. टॉमस नैश का ट्रैवलर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने अपने उसमें डाला है, ड्रामाज में डाला है. तो सातों ही जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, उनके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपको विलियम शेक्सपियर में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, राइट. तो इसलिए भी यूनिवर्सिटी विट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी विट्स लीड्स टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर के सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटी विट्स. ठीक है, तो बहुत बड़ा इनका एक रोल हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन इज हु इज नोन फॉर हिज वर्क द रोरिंग गर्ल. तो रोरिंग गर्ल एक ऐसा ड्रामा है, किसने लिखा है? सबसे पहले तो हमें ये आंसर देना है दैट द रोरिंग गर्ल इज रिटन बाय हूम.
रॉरिंगर इज बेसिकली अ स्लैंग, पहले यूज किया जाता था रॉरिंग फॉर द बॉयज, रॉरिंग बॉयज बोला जाता था, द पर्सन हु क्रिएट सो मच क्योर्स, बहुत ज़्यादा बम्बास्टिक जो होता है, बहुत ज़्यादा मतलब शोर करने वाला, या फिर बहुत ज़्यादा क्योटिक माहौल या क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने वाले पर्सन को वी कैन से रॉर, हु क्रिएट सो मच नॉइज। तो यहाँ पे द रॉरिंग गर्ल, ठीक है, तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ स्लैंग एंड दिस ड्रामा वाज रिटन बाय टॉमस डेकर, ठीक है, टॉमस डेकर ने ये ड्रामा लिखा है। टॉमस डेकर का एक और ड्रामा जिससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, शू मेकर्स हॉलीडे, तो उससे क्वेश्चंस बहुत प्रेवलेंट होते हैं, राइट। यहाँ पे द रॉरिंग गर्ल क्योंकि उनका माइनर वर्क है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्क नहीं है, तो देयर कैन बी ए क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस ड्रामा टू, द रॉरिंग गर्ल, ठीक है। So this was written by Thomas Dekker. The rest dramatists are also there, George Pilley and Thomas Nash, one among the university wits, right? Thomas Dekker is there, Thomas Middleton, and yes, there is a contribution of Thomas Middleton too into this drama. अगर सीधा सा आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि द रॉरिंग गर्ल इज रिटन बाय हुम, टॉमस डेकर, डायरेक्ट आंसर करना है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं दैट विच इज द राइट ऑप्शन, ए और बी और सी और डी, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, डी और बी, राइट। तो इनमें से अगर राइट ऑप्शन आपको चूज करना है दैन यू हैव टू गो विद टॉमस डेकर एंड Thomas Middleton. Thomas Dekker and Thomas Middleton both in contribution wrote this drama, The Roaring Girl, ठीक है, which is used as a slang at that time. Particularly boys के लिए use किया जाता था, but these two writers have used it for a girl who must be so much chaotic, जो कि बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं like boy, tom boy type हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके के question can be seen in your exam. Next question is in line is, which character in Hamlet utters the line something is rotten in state of Denmark? So Hamlet is one among the greatest tragedies of William Shakespeare. William Shakespeare की tragedies जब बात आती है, 4 famous tragedies हैं उनकी, Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. इनके अलावा Julius Caesar, Romeo Juliet, ये उनकी बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेजेडीज हैं जिनसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं। एक ना एक ट्रेजेडी से क्वेश्चन तो आता ही आता है। विलियम शेक्सपियर के ड्रामास की क्रोनोलॉजी से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, उनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, कैरेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत फेमस जैसे ये डायलॉग है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हमारे पास एक लाइन है दैट समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है, ये डायलॉग क्यों बोला गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने हैमलेट प्ले रीड किया है बाय विलियम शेक्सपियर, तो उसमें सबसे इनिशियल सीन में देयर इज अ घोस्ट इन दी पैलेस। उस पैलेस में एक घोस्ट, उस कैसल में एक घोस्ट को देखा जाता है, द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट हु वाज मर्डर्ड बाय हिज ओन ब्रदर। और उसका जो बेटा होता है उसका नाम भी हैमलेट ही होता है, हु इज कॉल्ड प्रिंस हैमलेट। तो यहाँ पे किंग हैमलेट के जो घोस्ट है वो देखा जाता है, एंड दिस इज अ बैड ओमेन। अगर आपको कहीं घोस्ट दिखता है, कोई स्पिरिट दिखता है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज बैड ओमेन। तो जैसे ही वो घोस्ट दिखता है तो इस कैरेक्टर को लगता है कि दैट समथिंग इज गोइंग टू happen in our castle, something bad is going to be happen in our castle। तो इसीलिए घोस्ट का अपीयरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो वो बोल रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है या बहुत बुरा हो चुका है इन दी स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क इज अ प्लेस, इज अ सेटिंग जहाँ पे हैमलेट को इनैक्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये डायलॉग बोला किसने। डायलॉग के डायलॉग स्टाइल से हमें ये लग रहा है कि पता नहीं कितने मेजर कैरेक्टर ने ये बात बोली है, पता नहीं हैमलेट ने बोली है, होरेशियो ने बोली है, या हैमलेट की मदर गर्ट्रूड ने बोली है, पर ऐसा नहीं है। दिस लाइन इज बीइंग स्पोकन बाय अ माइनर कैरेक्टर हुज नेम इज मार्सिलस। तो मार्सिलस ने ये चीज़ होरेशियो को बोली थी। होरेशियो इज द फ्रेंड ऑफ हैमलेट एंड द घोस्ट किंग हैमलेट का है, एंड बर्नार्डो इज अनदर माइनर कैरेक्टर। तो ये चीज़ जो है ये मार्सिलस ने बोली थी दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, और द बैड ओमेन हैज़ बीन सीन अराउंड द कासल, तो दैट इज़ वेरी बैड।
तो कुछ बुरा होने वाला है इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। हैमलेट अगर आपने मूवी देखी है, हैदर में कास्ट जो है आपको देखने को मिलेगा शाहिद कपूर, तब्बू who played the role of Mother Gertrude and Shahid Kapoor played the role of Prince Hamlet। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से अपीयर होते हैं इन योर एग्जाम। माइनर कैरेक्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किसी भी फेमस वर्क का माइनर टू माइनर चीज़ पूछी जाती है, नॉट द फेमस वन, बिकॉज दैट यू ऑलरेडी नो। फंसाने वाले क्वेश्चंस यूजीसी में नेट में बहुत बार पूछे, फंसाने वाले क्वेश्चन जिनको हम शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि इस कैरेक्टर से रिलेटेड टू माइनर कैरेक्टर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इन लाइन द क्वेश्चन इज विच शेक्सपियरियन कॉमेडी इज स्ट्रक्चर्ड एज अ प्ले विद इन अ प्ले। प्ले विद इन अ प्ले, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, नो डाउट होगा आपको मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम में और टेमिंग ऑफ द श्रू। टेमिंग ऑफ द श्रू अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने खड़ा हो सकता है। लव्स लेबर लॉस्ट में किसी तरीके का प्ले विद इन अ प्ले नहीं है। कॉमेडी ऑफ एरर्स में तो हो ही नहीं सकता है। कॉमेडी ऑफ एरर्स इज बेसिकली जिसमें विलियम शेक्सपियर ने पहली बार स्लैपस्टिक कॉमेडी को यूज किया है। देयर आर ट्वाइन ब्रदर्स, ट्वाइन सर्वेंट्स, है ना, बहुत शानदार प्ले है। इफ यू हैव सीन द मूवी अंगूर संजीव कपूर की, तो वो सेम इसी पे बेस्ड, अगर आपने नहीं देखी है तो यू मस्ट हैव सीन दैट। आपको कॉमेडी ऑफ एरर्स पूरा समझ में आ जाएगा दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स हैव बीन यूज्ड बाय विलियम शेक्सपियर में। शेक्सपियर लव्स लेबर लॉस्ट इज द, जिसमें लव लेबर्स लॉस्ट इज लाइक when a prince decided to not to fall in love with someone, to pursue the scholars, to pursue the education, intellectualism, this kind of drama this is, but ultimately the four of them have fallen in love with the other four girls, ठीक है। मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम का मैं इसलिए बोल रही हूँ, मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम में कोई प्ले विद इन अ प्ले नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास थ्रू द कैरेक्टर्स हमें पता चलता है कि जो बाकी रिमेनिंग जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी प्ले के बारे में, किसी प्ले को लेके दे हैव बीन प्रैक्टिस जो उन्हें परफॉर्म करना है इन द मैरिज ऑफ अ किंग ऑफ द ड्यूक। तो ये सारा हो रहा है, बट दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज प्ले विद इन अ प्ले। प्ले विद इन अ प्ले नहीं है, टेमिंग ऑफ द श्रू में है। टेमिंग ऑफ द श्रू में एग्जैक्टली होता ये है, जब प्ले की शुरुआत होती है देयर इज अ ड्रंकर्ड कैरेक्टर जो पूरी तरीके से ड्रंक होता है, हु इज नॉट कॉन्शियस, हु इज नॉट अवेयर, तो उसे दूसरा कैरेक्टर फूल बनाता है। ही मेक्स हिम सिटिंग ऑन अ प्लेस, वो उसे एक जगह बैठाता है और उसे इमेजिन करने को बोलता है कि इमेजिन करो ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ में ड्रामा चल रहा है। टेमिंग ऑफ द श्रू इज बेसिकली टू टेम समवन, टू टेम अ गर्ल। एंटी फेमिनिस्ट प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर, जहाँ पे कैरेक्टर है कैथरीन हु इज़ वेरी शार्प वॉइस, जिसकी वॉइस बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत तीखी वॉइस है, सबको नैक करती रहती है, सबको टोंट करती रहती है। एंड अल्टीमेटली हाउ शी वॉज टेम्ड बाय हर ओन हस्बैंड, हाउ हर हस्बैंड कंट्रोल्ड हर। तो इस तरीके से एंटी फेमिनिस्ट ड्रामा है। अगर आपने लिटरेरी थ्योरीज को स्टडी किया है तो आप फेमिनिस्ट स्टडीज़ में इसको डेफिनेटली उस थ्योरी के बेसिस पे इसको स्टडी कर सकते हैं। मेनी क्रिटिक्स हैव गिवन देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ड्रामा। नेक्स्ट इन लाइन द क्वेश्चन इज, देखो इसका आंसर आप सीधे से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दिस कैरेक्टर देववीर स्वामी। देववीर स्वामी का तूफान एक ड्रामा है विच वॉज द अडेप्टेशन ऑफ, तूफान से डेफिनेटली कैन गेट दिया, पर यहाँ पे हमें ध्यान में ये रखना है कि देववीर स्वामी मॉरिशियस प्ले राइट है, मॉरिशियस पॉलिटिशियन है, वो मॉरिशियस के थिंकर हैं, एंड ही अडॉप्टेड दिस ड्रामा तूफान आउट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा टेम्पेस्ट, ठीक है। तूफान टेम्पेस्ट को रिलेट कर सकते हो, तूफान टेम्पेस्ट, ठीक है। So all these dramas are by William Shakespeare: Hamlet, Macbeth, Twelfth Night, Tempest. So Hamlet and Macbeth both are to the genre of tragedy. Twelfth Night comes into the genre of your comedy. The Tempest is romantic comedy. ठीक है, तो इस तरीके से ये भी romantic comedy है वैसे Twelfth Night। चारों ड्रामा ही विलियम शेक्सपियर के हैं। The thing which you need to learn is इस तरीके के questions can also be asked in your exam। कि बहुत माइनर राइटर्स होते हैं कई बार, हम जिनको ग्रांटेड ले लेते हैं, साइडलाइन कर देते हैं, कई बार क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं, एंड यू मस्ट नॉट अवॉइड दैम टू, उनको अवॉइड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। चलिए
ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था. देयर आर लॉट राइटर्स जो कि माइनर होते हैं, जिनको हम ज़्यादा नोटिस नहीं करते, पर क्वेश्चन अक्सर वहाँ पूछे जाते हैं. ओके, तो डॉक्टर फॉस्टर से ये क्वेश्चन है, द प्रोलॉग ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, द कोरस proposes that the theme of the drama should be. So Dr. Faustus is written by Christopher Marlowe. Dr. Faustus is a drama about a character, the major character Dr. Faustus, and the inspiration of this story by Christopher Marlowe had been taken from German stories. Dr. Faust नाम का एक नॉवल भी है by Thomas Mann. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि डॉक्टर फॉस्टर्स एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसा ड्रामा है जिसमें डॉक्टर फॉस्टर्स की एम्बिशियसनेस को बताया गया है कि हाउ एम्बिशियस ही, हाउ ईगर ही इज टू ग्रेस्प लॉट एंड लॉट एंड लॉट, ही वांट्स टू लर्न अ लॉट. दो ही जब ड्रामा की शुरुआत होती है, ही हैज़ रेड एवरीथिंग, वो हर किसी बुक को रीड कर चुका होता है, वेदर द बुक्स आर रिलेटेड टू योर थियोलॉजी, रिलीजन से रिलेटेड बुक हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक हो, आपकी किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड बुक हो, साइंस से रिलेटेड हो, जियोग्राफी से रिलेटेड बुक हो, सब कुछ वो पढ़ चुके हैं. एंड ही वांट्स टू लीड ऑन अहेड. अब उन्हें और भी पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है. तो डॉक्टर फॉस्टर्स में सबसे पहले कोरस आता है, और कोरस एक थीम शुरुआत की बात करता है कि व्हाट काइंड ऑफ थीम्स यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस ड्रामा. तो ये चीज़ आपको पता करनी है. अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है, डॉक्टर फॉस्टर्स को स्टडी किया है आपने, दैन यू कैन आंसर द क्वेश्चन ईजिली. यहाँ पे कॉम्बिनेशन से आपको आंसर देना है. ईदर द आंसर इज या तो ए और बी, या बी और सी, या ए और सी, या फिर ए और डी. करेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको आंसर देना. क्लियर है? कर्स, नेक्रोमेंसी, ऑडेशियस डीड्स, dalliance of love, and self conceit. So definitely dalliance of love can't be an option, right? Love जैसा ऐसा कोई theme होता नहीं है. Audacious deeds are not. Neither the options are correct, but A and D, curse, necromancy and self conceit, both are the right answer. A and D. नेक्रोमेंसी, जब डॉक्टर फॉस्टर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग टू रीड ऑन, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने को, तब उसके दो फ्रेंड्स उसे ब्लैक मैजिक का सजेशन देता है दैट यू शुड गो विद द ब्लैक मैजिक, यू शुड कॉल मेफिस्टोफेलिस विद योर ब्लैक मैजिक, एंड द सेटन विल लीड यू टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, टू एक्सप्लोर द एंटायर वर्ल्ड. और जो अनटर्न पेजेस हैं वर्ल्ड के, वो भी तुम वहाँ उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो. So curse, necromancy, black magic is there, and self-conceit, which means while the person over-exaggerated oneself, जब वो खुद को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करता है, नॉलेजेबल, साउंडेड, जब पर्सन खुद में ही कंप्लीट बनना चाहता है, दैट आई एम इक्वल टू गॉड, दैट इज सेल्फ-कंसीट, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर. अब डॉक्टर फॉस्टर्स से बहुत बार उसके कैरेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं. कभी उन जो डॉक्टर फॉस्टर्स है उसके फ्रेंड्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, या फिर ये भी पूछ लिया डायलॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. जैसे हेलन की जो स्पिरिट थी वो भी अपीयर करता है मेफिस्टोफेलिस हियर फॉर डॉक्टर फॉस्टर्स. तो तब डॉक्टर फॉस्टर्स किस कॉम्प्लीमेंट से उसको एड्रेस करता है हेलन को, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है डॉक्टर फॉस्टर्स से ही आए, टैम्बुलिन से भी क्वेश्चन आता है. So the another drama of Christopher Marlowe, Tamburlaine the Great. So the hero of the Marlowe Tamburlaine was born as. तो जब hero of the drama Tamburlaine the Great पैदा होता है, वो क्या होता है? Exactly, the drama is written in two parts, दो parts में divided है. Tamburlaine के ambitions को बताया गया है कि how greedy he is to earn the entire world, कि उसे अपने entire world को अपने घुटनों में लेना था, अपने पैरों में लेना था. He wants to conquer the world around, ठीक है, लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट. तो यहाँ पे हमें बताना है दैट when he was born in which profession his parents were. So he was born as a shepherd. Earlier he was a shepherd, and ultimately while he died he was an emperor. ठीक है, तो बहुत सारे वॉर्स, बैटल्स आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से उसने डिसीट किया, to his own father-in-law, how he killed the person who were very close to him. In fact, he killed his own son. He was very coward, बहुत ज़्यादा coward था, उसकी तरह brave नहीं था, valorous नहीं था, like a knight नहीं था.
तो ही किल्ड हिज ओन, और जब उसकी वाइफ की डेथ हुई, टैमुलिन द ग्रेट की जब वाइफ की डेथ हुई, एट दैट टाइम ही बर्न द एंटायर विलेज, जिस विलेज में, जिस टाउन में उसकी वाइफ थी, ही बर्न, ही सेट द टाउन ऑन फायर। तो बहुत सन के टाइप इंसान था, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट इन लाइन द क्वेश्चन इज which of the following plays by Ben Jonson, which of the play by Ben Jonson ends with the performance of a puppet play in imitation of Marlowe's hero in Leander। अब यहाँ पे दो चीजें आपकी क्लियर होती, पहली क्रिस्टोफर मार्लोव की एपिक पोइट्री है, दैट इज हीरो एंड लिएंडर। तो हीरो इन लिएंडर, बेसिकली हीरो एंड लिएंडर इज एन एपिक पोएम बाय क्रिस्टोफर मार्लोव, और इसका पपेट प्ले प्रेजेंट किया था बेन जॉनसन, वन ऑफ हिज ड्रामास, और उस ड्रामा के भी एंड में 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव की हीरो इन लिएंडर, देयर इज पपेट प्ले, इमिटेशन ऑफ दिस एपिक पोएम बाय बेन जॉनसन। आंसर है हमारे पास इन चारों में से एल्केमिस्ट, वॉलपॉन, बार्थोलोमेओ फेयर एंड एवरीमैन इन हिज। ऑल दीज 4 प्लेज आर रिटन बाय बेन जॉनसन। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एल्केमिस्ट और वॉलपॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने 1000 बार देखे होंगे। वॉलपॉन में बेसिकली बेन जॉनसन ने एनिमल इमेजरीज को यूज़ किया है, और उन एनिमल इमेजरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। एल्केमिस्ट में बेसिकली देयर आर ट्रिक्स्टर कैरेक्टर जो कि अपना रोल प्ले करते हैं, राइट, डिस्गाइज करते हैं अपने आप को आफ्टर देयर मास्टर हैव बीन अवे फ्रॉम द टाउन। और प्लेग का डिस्क्रिप्शन इसमें आपको मिलेगा, जब लंदन में प्लेग फैल गया था, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एवरीमैन इन हिज ह्यूमर इज बेसिकली जहाँ पे ह्यूमर, इंसान के जो फ्लूइड्स होते हैं वो किस तरीके से इंसान पे हावी होते हैं, और वो इंसान किस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करता है। So this is all about every man in his humor, the story of a father and son. Bartholomew Fair, इस particular play में this puppet show has been, this is an imitation of Marlowe's hero and Leander। तो इस तरीके के questions भी पूछे जाते हैं। मैंने बताया ऑप्शन में चारों ही ड्रामाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों में से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, आ भी सकते हैं, क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, कैरेक्टर्स से रिलेटेड, इंसिडेंट से रिलेटेड। तो ये चारों ड्रामास डेफिनेटली बेन जॉनसन इज वन अमंग द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ जैकोबियन एरा। तो डेफिनेटली इस चीज़ को स्किप तो नहीं कर सकते। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिस वॉज अ मास्क रिटन बाय बेन जॉनसन। अगेन ये बेन जॉनसन मास्क राइटिंग के लिए भी फेमस है, कॉमेडीज प्लस मास्क राइटिंग दोनों के लिए ही प्रोमिनेंट है बेन जॉनसन। और मास्क का जो एक बूम था वो शायद जैकोबियन एरा में बेन जॉनसन ने ही फेमस किया था। तो दिस वाज स्टेज्ड ऑन 12th नाइट। 12th नाइट इज एन इवेंट, तब ऑन दी 12th नाइट ऑफ जब क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है उसके 12वें दिन पर सेलिब्रेट किया जाता है 12th नाइट, जिसमें जितने भी कैटेगरी के लोग होते हैं इन सोसाइटी वो सारे एक जगह गैदर होते हैं बाय चेंजिंग देयर ओन कॉस्ट्यूम, या अपना डिस्गाइज करके वो प्रेजेंट होते हैं 12th नाइट। And it was the first mask in which Prince Charles took place. Prince Charles ने exactly perform किया था। तो all these are mask by Ben Jonson, जिसमें mask of blackness, mask of pain, pleasure reconciled to virtue and the gypsies metamorphed। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा प्ले है, कौन सा ऐसा मास्क है जिसमें प्रिंस चार्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था, परफॉर्म किया था? So this is Pleasure Reconciled Virtue. Pleasure Reconciled Virtue by Ben Jonson, which was staged on 12th night, and in this mask particularly Prince Charles performed. Clear है? तो इस तरीके के questions भी देखे जा सकते हैं। आपको किसी भी राइटर की बायोग्राफी को स्किप नहीं करना है। If the writer is prominent, अगर वो राइटर फेमस है तो उसकी लाइफ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें, जो फेमस चीज़ें हैं रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये देख सकते हैं, राइट? ओके, so next in line the question is a classical influence on Ben Jonson's वॉलपॉन। बेन जॉनसन का ड्रामा है वॉलपॉन, मैंने अभी बताया है, जिसमें इसका यूज किया गया है। इसका क्लासिकल इन्फ्लुएंस कौन सा है?
जुवेनल, एरिस्टोफेंस, प्लॉटर्स या टेरेंस। अब यहाँ पे आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, अगर आपने क्लाउड्स का बताया था, वेस्प का बताया था, कैरनियन का बताया था, सारे कॉमेडीज हैं एंड दीज कॉमेडीज आर रिटन बाय एरिस्टोफेंस, तो डेफिनेटली वॉल्पोन इज अ कॉमेडी, पहले ही बताया मैंने, वॉल्पोन इज अ कॉमेडी। तो कॉमेडी का जो इंस्पिरेशन है, वॉल्पोन का जो इंस्पिरेशन है, क्लासिकल इन्फ्लुएंस, वो बेन जॉनसन को कहाँ से मिला? तो फ्रॉम दिस ड्रामेटिस्ट एरिस्टोफेंस। क्लाउड्स का डिस्क्रिप्शन हमने पहला हमारा जो एमसीक्यू था, पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो एरिस्टोफेंस से रिलेटेड ही था। मैंने ये भी बोला था कि अगर ग्रीक ड्रामेटिस्ट की हम बात करें तो एरिस्टोफेंस पहले ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने कॉमेडी लिखना शुरू किया। अदरवाइज अर्लियर कॉमेडीज वर नॉट एंटरटेन बाय पीपल, बुरा माना जाता था, कॉमेडीज वर कंसिडर्ड लाइक बैड, क्या अच्छा नहीं माना जाता था कॉमेडीज को, ट्रेजेडीज वर कंसिडर्ड गुड। Which of the following are the major themes in William Congreve's The Way of the World? तो विलियम कॉन्ग्रीव ने लिखा है वे ऑफ द वर्ल्ड, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। रेस्टोरेशन एरा का कॉमेडी है। रेस्टोरेशन एरा में विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम वाइचर्ले, ठीक है, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट आपको देखने को मिलेगा। रेस्टोरेशन एरा हम इस चीज़ को इसलिए बोलते हैं बिकॉज किंग चार्ल्स सेकेंड रीस्टोर्ड द थ्रोन। अर्लियर देयर वाज प्यूरिटन एरा, कॉमनवेल्थ एरा था, पार्लियामेंट्री रूल चलता था उस टाइम पे 1660 तक, मतलब 10-12 साल का गैप था, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड, तो चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद 1648 चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड एंड उससे एग्जीक्यूशन के बाद में कंप्लीट पार्लियामेंट्री रूल आ गया था फॉर 12 ईयर्स। 1660 में किंग चार्ल्स सेकेंड वाज देयर हु रीस्टोर्ड द थ्रोन, और उसके बाद में क्योंकि किंग चार्ल्स फर्स्ट केम फ्रॉम फ्रांस, वो 12 से 13 साल तक फ्रांस में थे और वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, ट्रेडिशन, वहाँ का आर्ट, वहाँ का टेस्ट वो लेके आए थे साथ में, और वही हमें स्टेज पे देखने को मिलता है। स्टेज का भी रिस्टोरेशन ही हुआ था। स्टेज वाज क्लोज इन 1648, जैसे ही प्योरिटन्स का रूल शुरू हुआ था 1648 में थिएटर्स वर बैंड। तो जैसे ही रीओपन होते हैं बहुत सारी सेंसेशनल चीज़ें हमें स्टेज पे देखने को मिलती है। अर्लियर द वुमेन वर नॉट अलाउड ऑन स्टेज, नाउ इन रेस्टोरेशन एरा द वुमेन स्टार्टेड प्लेइंग देयर रोल्स ऑन स्टेज। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें विलियम कॉन्ग्रीव का रेस्टोरेशन कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। वे ऑफ द वर्ल्ड इसका मेजर थीम हमें बताना है। तो इफ यू हैव गोन थ्रू विद द ड्रामा यू कैन इजीली आंसर दैट द लव एंड द इंट्रीग, लव इंटरेस्ट, लव ट्राइंगल्स आर देयर, लव कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर इन द ड्रामा, ठीक है। सो लव एंड इंट्रीग इज द मेजर थीम, और इसमें इनडिसिसिवनेस भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा रेस्टोरेशन ड्रामाज में। इनडिसिसिवनेस के अलावा परमिसिवनेस, जहाँ पे हम ऑन स्टेज चीज़ों को अलाउ नहीं करते मॉरल ग्राउंड्स पे, वो चीज़ भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी इन रेस्टोरेशन कॉमेडीज। रेस्टोरेशन एरा की कॉमेडीज आर मोर फेमस, एलिजाबेथन एरा की ट्रेजेडीज आर मोर फेमस, ठीक है। तो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जब स्टडी करते हो तो यू कैन ईजिली कम टू नो कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है इन ड्रामाज। रेस्टोरेशन कॉमेडी है डबल डीलर। डबल डीलर लिखी किसने? नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको माइनर टू माइनर वर्क पूछा जाएगा और उसके राइटर के बारे में आपको बताना है। कई बार हम राइटर को स्टडी कर लेते हैं पर उनके माइनर वर्क्स को हम स्किप कर देते हैं, तो मेजर राइटर्स के माइनर वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अब विलियम कॉन्ग्रीव की अगर मैं बात करूँ तो वे ऑफ द वर्ल्ड इज मोर फेमस दैन द डबल डीलर। डबल डीलर को शायद बहुत बार हम अवॉइड कर देते हैं, पढ़ते भी नहीं है, पर डबल डीलर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन यही आया हुआ है आपके PYQ है ये। सो द डबल डीलर वाज रिटन बाय नन अदर देन विलियम कॉन्ग्रीव। बाकी के जो राइटर्स है जॉन ड्राइडन, विलियम वाइचर्ले, जॉर्ज एथरिज एंड विलियम कॉन्ग्रीव। सो ऑल दीज आर फ्रॉम रेस्टोरेशन एरा। जॉन ड्राइडन का नेम यू मस्ट हैव हर्ड। न्यू क्लासिकल एरा में यू कैन कंसिडर हिम। तो इस तरीके से जॉन ड्राइडन इज मोर फेमस। जॉन ड्राइडन की एपिक्स आर मोर फेमस। उनके जो भी क्रिटिकल वर्क्स है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी उनका नाम आता है, उनके वर्क्स को प्रेवलेंस है इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वाइचर्ले, कॉन्ग्रीव एंड एथरिज ऑल आर रेस्टोरेशन कॉमेडी राइटर्स, कॉमेडी ड्रामेटिस्ट हम बोल सकते। दिस कैरेक्टर यॉरिक हैमलेट में क्या रोल प्ले करता है? हैमलेट पूरा पढ़ लो,
और वी अवॉइडेड दिस कैरेक्टर, क्योंकि ये बहुत माइनर सा कैरेक्टर है, बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए उसका अपीयरेंस होता है ऑन स्टेज। विलियम शेक्सपियर ने उसको बहुत लिल अमाउंट ऑफ टाइम तक यूज़ किया है, तो शायद अवॉइडेबल कैरेक्टर है। बट यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लिया है ताकि आप किसी भी मेजर राइटिंग को स्टडी कर रहे हैं तो उसके माइनर एटलीस्ट कैरेक्टर को आप अवॉइड ना करें। तो यॉरिक इन हैमलेट किसका रोल प्ले करता है? बेसिकली ही इज जस्ट अ जेस्चर, काइंड ऑफ कॉमेडियन, अ काइंड ऑफ पर्सन हु क्रिएट्स कॉमिक एलिमेंट्स इन द ड्रामा, कुछ फन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हैमलेट इज अ ट्रेजेडी, तो कॉमेडी का हम उसमें रेफरेंस नहीं दे सकते। विलियम शेक्सपियर डिड नॉट यूज हिज मेन वो बोलते ना मेन कैरेक्टर द फूल इनटू दिस ड्रामा, फूल का यूज नहीं किया है, ही यूज्ड this gesture here. Yorick. Which of the following plays by George Bernard Shaw attacks Darwinism? Darwinism पे कौन से इस ड्रामा में अटैक आपको मिले? सबसे पहले डार्विनिज्म थ्योरी क्या है? डार्विनिज्म थ्योरी में ह्यूमन इवोल्यूशन को बताया है। ह्यूमन इवोल्यूशन कि अर्लियर जो ह्यूमन स्पीसी है वो कैसे दिखती थी बाय द टाइम हाउ दे हैव बीन इवॉल्विंग, ठीक है। तो एनिमल टू ह्यूमन की जो जर्नी है, जो इवोल्यूशन है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, उस इवोल्यूशन को हम डार्विन थ्योरी में कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जी.बी. शॉ ने क्लियरली इस चीज़ को अगेंस्ट में बोला है कि नहीं, चार्ल्स डार्विन की ये जो इवोल्यूशन वाली थ्योरी है ना, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो भी चीज़ें होती हैं नेचर में, ऑल आर नेचुरल, नेचुरली चीज़ें होती हैं, नेचुरली चीज़ें क्रिएट होती हैं। कोई भी पावर, कोई भी सुपर पावर इवोल्यूशन से नहीं आते हैं, ऑल द थिंग्स आर देयर इन नेचर, और इंसान खुद उसे डिस्कवर करता है, और इंसान खुद कोशिश करता है या खुद उस एबिलिटी को गेन करता है टू गेट द पावर, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ इवोल्यूशन या हम बोल सकते हैं वैसे इवोल्यूशन का मामला नहीं आता है कि नेचर से ही चीज़ें इवोल्यूट हो रही हैं, नहीं, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द ह्यूमंस, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द मैन कि वो खुद से चीज़ों को क्रिएट करते हैं, नॉट बाय द इवोल्यूशन से कुछ भी नहीं हुआ। तो यू नेवर कैन टेल मैन एंड सुपरमैन, सेंट जॉन, बैक टू मैथ्सिला। तो यहाँ पे यू नेवर कैन टेल मैन एंड सुपरमैन एंड सेंट जॉन, बैक टू मैथ्सिला और बाय जी.बी. शॉ, जी.बी. शॉ के ही राइटिंग्स हैं। सेंट जॉन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। 100 ईयर्स ऑफ वॉर जो थे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसी इंसिडेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ऑर्लियंस, बैटल ऑफ ऑर्लियंस से रिलेटेड है। और मैन एंड सुपरमैन जहाँ पे लाइफ फोर्स का यूज़ किया है शॉ ने, एंड यू कैन नेवर टेल। तो यहाँ पे बैक टू मैथ्सिला, बैक टू मैथ्सिला में बेसिकली इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट डार्विनिज्म को अटैक किया, ठीक है, कि चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन वाली थियरी है दैट इज़ नॉट करेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन एनिमल टू ह्यूमन नेचर से हुआ है, नहीं, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ अस। वी कैन क्रिएट द थिंग्स, वी कैन ऑब्जर्व द थिंग्स, इफ वी हैव एबिलिटी वी कैन गेट द थिंग्स बाय आवर ओन, ठीक है। तो नेचुरल चीज़ें कुछ नहीं होती है कि नेचर के भरोसे बैठ गए और तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, नो। Okay, next question is which play by Tom Stoppard is a play within a play? Tom Stoppard पोस्ट मॉडर्निज्म एरा से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एब्सर्डिस्ट ड्रामा शुरू, ड्रामा का इवोल्यूशन अगर आप देखेंगे, ट्रेजेडी शुरू हुई, कॉमेडी शुरू हुई, ट्रेजिक कॉमेडी शुरू हुई, हिस्ट्री शुरू हुई, उसके बाद में धीरे धीरे ड्रामाज रेस्टोरेशन एरा में आए, कॉमेडीज़ आर मोर प्रेवलेंट, जिसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें थोड़ी सी इनडिसिसिवनेस, थोड़ी सी इनसिंसेरिटी हैव बीन प्रेजेंटेड ओवर द स्टेज बाय द टाइम। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसे माहौल जब क्रिएट होता है उस टाइम के ड्रामाज आपको अलग देखने को मिलेंगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में अलग, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में अलग। तो यहाँ पे टॉम स्टॉपर्ड का प्ले विद इन अ प्ले हमें पता करना है। तो एंटर अ फ्री मैन, जंपर्स, नाइट एंड डे, ऑल दीज आर बाय टॉम स्टॉपर्ड, and but the play in which he used this genre, play within a play, that is Real Inspector Hound, Real Inspector Hound by Tom Stoppard, where he used play within a play concept. तो पोस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आप। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ,
इंग्लिश अगर आपने ड्रामाज इन इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी किया है तो अर्लियर फॉर्म ऑफ ड्रामाज आर मिस्ट्री, मिराकल, मोरालिटी एंड देन इंटरल्यूड्स, राइट। तो सबसे पहले मिस्ट्री और मिराकल ड्रामाज ही आए थे, क्योंकि अर्लियर द ड्रामाज वर नॉट परफॉर्म्ड ओपनली, so these were used to perform in the close boundaries of the चर्च के कंपार्टमेंट में, हम बोल सकते हैं चर्च की बाउंड्रीज के अंदर परफॉर्म किए जाते थे मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेज। तो दीज प्लेज, इन प्लेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता था वो क्या होता था, इंग्लिश फॉकलोर्स पे होता था, लेजेंड्स पे होता था, एंग्लो सैक्सन मिथ्स पे होता था, या बिब्लिकल स्टोरी। तो डेफिनेटली मिस्ट्री और मिराकल नाम से ही समझ में आता है दैट द स्टोरी ऑफ दीज ड्रामाज वर बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी, बाइबल से रिलेटेड होती, जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड स्टोरी, राइट। और मोरालिटी प्लेस की बात करूँ तो वहाँ पे कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता था जो कि उनके रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर गुड मैन, बैड मैन, वाइज मैन, इस तरीके के कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है जो उस वर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर द सीरियस पीपल। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, सबटाइटल पूछा जाता है, आपको मेन टाइटल बताना है, या फिर कई बार आपके पास मेन टाइटल दे दिया जाता है, आपको उसका सबटाइटल बताना। तो अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर अ सीरियस पीपल किसका टाइटल है, उसके बाद में हम स्टोरी डिस्कस करेंगे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर विच इज रिटन बाय बेन जॉनसन। ब्लाइथ स्पिरिट न्यूअल कॉर्ड का लिखा हुआ है। द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्री, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट हियर। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है क्योंकि ये विक्टोरियन एरा का ये ड्रामा है, तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर कांट बी द आंसर, द वे ऑफ द वर्ल्ड कांट बी द आंसर, लाइट स्पिरिट कांट बी, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज रिटन बाय let me tell you, I'm just forgetting the name of the writer, just Oscar Wilde. Oscar Wilde is the name of the writer. I'm so sorry. Sometimes the name skips from your mind. ज़्यादा concentration के साथ पढ़ लेते हैं बहुत बार. So the importance of being earnest is written by Oscar Wilde. एक विक्टोरियन कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है बेसिकली, जिसमें जो हाई क्लास सोसाइटी या फिर हम बोल सकते हैं उस टाइम का जो एक एरा था, एक ऐसा फॉर्म था जिसमें द गर्ल्स यूज टू बी इन फैंटेसी दैट द पर्सन हु इज विद द नेम अर्नेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अर्नेस्ट नाम का जो लड़का है दैट मस्ट बी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा, बहुत ज़्यादा रिच होगा, हाई फाई साउंड, वेरी वेल मैनर्ड, वेल बिहेवियर्ड। तो लड़कियों का हमेशा उस टाइम पे द गर्ल्स वर यूज्ड टू लिव इनटू दिस फैंटेसी दैट आई वुड बी गेटिंग टू मैरी विद अ पर्सन हु मस्ट बी हैविंग द नेम अर्नेस्ट। तो यहाँ पे जो दोनों कैरेक्टर्स होती है, दोनों लीडिंग कैरेक्टर्स होती हैं, उनकी डायरी से, कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है that they loved the name Ernest a lot and they would marry a person with the name Ernest only. So that's why the name of the drama is the importance of being earnest, how important it is to be earnest. Earnest is to while you are earning something, while you have possessions, while you have property or sound personality, you know, lower. विक्टोरियन एरा में आपको क्लास डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, आपको साइंस और रिलीजियन में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगा, रिच एंड पुअर वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विक्टोरियन एरा में आप देख सकते हैं 20th एरा की जो मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ भी अगर आपने देखी होगी तो डेफिनेटली द कॉन्सेप्ट्स आर लाइक कि the boy is rich, the girl is poor, or the girl is rich or the boy is poor, and they fall in love with each other, and the conflict is there in the movie entirely कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, घर वाले अगेंस्ट में हैं, दोनों के घर वाले एक दूसरे को डिस्कार्ड करते हैं, पसंद भी नहीं करते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स। So these are the things which you can also see in here, and importance of being earnest, right? Okay. Clear है? Next in line the question is, the restoration comedy has been criticized mainly for. किस चीज़ के लिए restoration comedies को criticize किया जाता है? मैंने बताया है indecency and permissiveness. Indecency because the themes were not
द थिंग्स आर नॉट लाइकेबल फॉर द सोसाइटी, एक्सेप्टेबल फॉर द सोसाइटी। मोरालिटी ग्राउंड्स पे अगर हम बात करें तो रेस्टोरेशन एरा की जो कॉमेडीज थी दोज वर नॉट गुड मोराली अगर वहाँ पे हम देखा जाए तो मॉरली दे वर डिग्रेडिंग द वुमेन, बैड मिरर में प्रेजेंट किया जाता था वुमेन कैरेक्टर्स, राइट। और परमिसिवनेस, क्योंकि हमारी सोसाइटी डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को कभी अलाउ नहीं करती है, तो अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट में वो कॉमेडीज थी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट परमिसिवनेस एंड इनडिसिसिव। एवरीमैन इज बेसिकली, जैसा मैंने बताया, अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामाज को स्टडी करते हैं तो देयर आर मिस्ट्री प्लेज, मिराकल प्लेज विच आर बेस्ड ऑन द themes of the Christianity or the biblical themes were taken for them. तो यहाँ पे Everyman is a moral basically morality drama है। तो morality drama है तो basically हम इसको relate करते हैं to the medieval plays based on an episode from the Bible। mystery और miracle से related होगा, ठीक है, अगर Bible से है। medieval morality play, तो Everyman is a medieval morality, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया earlier there used to be 4 types of dramas in English। अगर इंग्लिश ड्रामास को ही हम स्टडी कर रहे हैं तो देर आर 4 टाइप्स, हिस्ट्री, मिराकल, मोरालिटी एंड इंटरल्यूड। तो मेडिवल मोरालिटी प्ले है ये आपका एवरीमैन। हू इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, एब्सर्ड ड्रामा है। ड्रामा का नाम इसलिए लिया गया है ताकि लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब किया जा सके। कई बार होता है ना, व्हेन वी गो टू बाई अ बुक, व्हेन वी गो टू बाई समथिंग, हम सिर्फ उसका एक्सटीरियर देख के उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते कि हाँ ये बहुत अच्छा होगा, हम उसे बाय कर लेते बिना सोचे समझे कि वाइल वी टर्न द पेजेस उसमें एग्जैक्टली क्या है। तो सेम विद दिस ऑथर, उसने लिखा इस तरीके से, अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। तो लोगों ने सोचा अच्छा वर्जीनिया वुल्फ से कौन डर सकता है, तो हु इज़ देयर हु अफ्रेड फ्रॉम वर्जीनिया वुल्फ। तो नाम सुन के ही लोग आ गए थे। वर्जीनिया वुल्फ, वन अमंग द रिनाउंड विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। उन्होंने बहुत शानदार अपने वर्क्स दिए हैं, अगर आपने पढ़े हो। टू द लाइट हाउसेज, वेव्स आर देयर, रूम ऑफ वंस ओन को आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म में स्टडी करते हो, लिटरेरी थ्योरीज में स्टडी करते हो, फेमिनिस्ट थ्योरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया, ये जो ड्रामा का जो थीम लिया है, टाइटल दिया है, दैट इज जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल। ईदर वर्जीनिया वुल्फ जैसा कोई कैरेक्टर इसमें होता नहीं है। द नेम वर्जीनिया वुल्फ जिनका नाम लिया है दैट इज अ गोट। तो एक गोट है जिसका नाम वर्जीनिया, और उससे कोई नहीं डरता है, टू बी ट्रू। गोट से कौन डर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस ड्रामा वाज रिटन बाय नन अदर देन एडवर्ड एल्बी, ठीक है। एडवर्ड एल्बी ने लिखा है। बाकी आर्थर मिलर, यूजीन ओनील, टेनेसी विलियम्स, तीनों ही राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चारों से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, 101%। आप चाहे PYQs और उठा के देख लिया ना, दिस इज ऑल्सो वन अमंग द PYQs। चलो, मैकैब्रे एलिमेंट किसने यूज करना शुरू किया? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैकैब्रे एलिमेंट होता क्या है। मैकैब्रे एलिमेंट, जब हम ऑन स्टेज किसी फिरोशियस सीन को प्रेजेंट करते हैं, ट्रैजिक सीन को प्रेजेंट करते हैं, हॉरिबल सीन को प्रेजेंट करते हैं, डेथ, मर्डर, ब्रुटैलिटी डायरेक्टली जब ऑन स्टेज प्रेजेंट की जाती है तो उसको बोला जाता है मैकैब्रे एलिमेंट। एंड दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन ड्रामाज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर के अगर आपने ड्रामास पढ़े हैं, डचेस ऑफ मैल्फी एंड द वाइट डेविल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बेसिक एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जॉन वेबस्टर के जो माइनर वर्क्स हैं उनसे भी रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। जॉन लाइली, एज आई टोल्ड यू, यूनिवर्सिटी विथ है, कैन यूनिवर्सिटी विथ, जैकोबियन राइटर, बेन जॉनसन, ऑल आर ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये राइटर्स आपके लिए। ड्राइडन का ड्रामेटाइजेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है? पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का मैग्नम ओपस है, ठीक है, और जिसमें उन्होंने सेटन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत एलैबोरेटिवली डिस्क्राइब किया है। सेटन एज ए हीरो, ऐसे बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलेंगे इनटू दिस। पैराडाइज लॉस्ट अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है, इंग्लिश लिटरेचर, और इसको नहीं पढ़ा, यानी यू हैव मिस्ड समथिंग मेजर, मस्ट टेल यू,
तो इसको नहीं छोड़ना है एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। और अगर आप जॉन ड्राइडन को स्टडी कर रहे हो तो जॉन ड्राइडन का भी एक बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिकल वर्क है, राइट, जिसको एज ए ड्रामा उन्होंने प्रेजेंट किया, पर वो ड्रामा नहीं है, दैट वाज जस्ट एन एसे। नाम आपको सर्च आउट करना है। एंड अगर आपने स्टडी किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को, विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड, वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नम ऑपस है। पैराडाइज लॉस्ट कितने बुक्स में लिखी गई है, कौन से बुक का क्या सिग्निफिकेंस है, कई बार पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड पर्टिकुलर इवेंट को भी पूछा जा सकता है, दैट दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना यह है कि जॉन ड्राइडन ने पैराडाइज लॉस्ट को अपने कौन से वर्क में ड्रामेटाइज किया है। सो इफ यू हैव सीन ऑल फॉर लव, जॉन ड्राइडन का है, स्टेट ऑफ इनोसेंस डेफिनेटली बाय हिम, एनस मिराबिलस बाय हिम ओनली, एंड रिलीजियो मेडिसी बाय हिम। तो ऑल द वर्क्स आर बाय जॉन ड्राइडन, बहुत प्रोमिनेंट वर्क्स हैं, सब में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ इनोसेंस वो ड्रामा है, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को ड्रामेटाइज किया, ठीक है, स्टेट ऑफ इनोसेंस। पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से एडम और ईव का जो कॉन्सेप्ट इसमें लिया गया है, दैट हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड, बहुत बार पूछा जाता है। तो एवरीथिंग यू शुड रीड द थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज अ प्ले ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। ये इंडियन ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत कम मैंने क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज देर आर लॉट टू प्रेजेंट। ड्रामा फर्स्ट यूनिट में से भी बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जो कि मैंने स्किप किया। शायद ऑप्शंस में मैंने कवर करने की कोशिश की है मैक्सिमम ड्रामेटिस्ट को, पर यहाँ पे बहुत चीज़ें मिसिंग हो गई है। इंडियन ड्रामेटिस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे महेश दत्तानी है, गिरीश कर्नाड है, सबको स्टडी करना है, हु आर मेजर इन देयर ओन टास्क। अब यहाँ पे साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, सबसे पहले तो ये जो ड्रामा है दिस इज रिटन बाय विजय तेंदुलकर, और इन्होंने ये जो ड्रामा है ये मराठी में लिखा था, ठीक है, मराठी में इसको लिखा था, एंड लेटर इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ठीक है। Silence the Court is in Session, earlier it was written in Marathi and later translated into English. Originally this work was written by Vijay Tendulkar. So you should keep these things in your mind. Translation theories are already there in English, they're part of our syllabus. So definitely translation study से related भी questions आते हैं. So this is all about 25 questions which are related to the first unit of your UGC NET English literature syllabus. ड्रामा से related है, जहाँ पे एक दो राइटर हमने ग्रीक जो एरा के ग्रीक ड्रामेटिस्ट हैं उनको भी हमने शेयर किया है। Sophocles, Aristophanes. Sophocles comes the leading dramatist in tragedies and Aristophanes in comedies. दोनों को मैंने लिया है, the leading ones. Shakespeare, university wits are them, definitely you have studied them, you must study them. And later on William Shakespeare के जो दो तीन ड्रामाज है which are very prominent, बहुत सारे ड्रामाज है वैसे तो उनसे रिलेटेड, और विलियम शेक्सपियर के मेजर ड्रामा में से माइनर चीज़ें पूछी, ठीक है। एंड लेटर ऑन वाइल वी कम रेस्टोरेशन कॉमेडियंस के बारे में हमने विलियम कॉन्ग्री, वाई शर्ले, दो तीन उनको भी स्टडी किया है, दैट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड। फिर न्यू क्लासिकल एरा में इतना ज़्यादा ड्रामास का नहीं था, उस टाइम पे पोइट्रीज वर यूज टू प्रेवलेंट, क्लासिकल पोइट्रीज वर देयर। रोमांटिक एरा आता है, विक्टोरियन एरा में विक्टोरियन सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे ड्रामास आपको देखने को मिलेंगे, ड्रामेटिस्ट मिलेंगे। दैन मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यू शुड कीप इन योर माइंड, यू शुड गो विद द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, किस तरीके से ड्रामास का इवोल्यूशन हुआ है वो आपको ध्यान में रखना। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।